नमस्कार। आज की चर्चा में स्वागत है। आज हम जेनेटिक्स की दुनिया के कुछ बहुत ही दिलचस्प खिलाड़ियों पर नजर डालने वाले हैं, ट्रांसपोजेबल तत्व और रेट्रोवायरस। हमारे पास एक टेक्स्ट बुक चैप्टर के कुछ अंश हैं जो इन आकर्षक इकाइयों के राज खोलते हैं। तो आज का हमारा मकसद ये समझना कि ये, जिन्हें कभी-कभी जंपिंग जीन भी कहा जाता है, और ये खास तरह के वायरस आखिर काम कैसे करते हैं, कितने तरह के होते हैं, और सबसे जरूरी, हमारे जेनेटिक मटेरियल पर इनका असर क्या होता है। कभी सोचा है कि डीएनए के टुकड़े एक ही जीनोम में अपनी जगह कैसे बदल सकते हैं, या फिर वायरस अपना कोड हमारे कोशिकाओं की डीएनए में कैसे फिट कर देते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो शुरू करते हैं इन ट्रांसपोजेबल तत्वों से। जंपिंग जीन सुनने में तो काफी नाटकीय लगता है, ये असल में है क्या? हाँ बिल्कुल, ये नाम थोड़ा नाटकी जरूर है, पर ये असल में डीएनए के ऐसे सेगमेंट्स हैं जो जीनोम के अंदर अपनी लोकेशन बदल सकते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह कूद सकते हैं या फिर अपनी कॉपी बनाकर कहीं और पेस्ट हो सकते हैं। अच्छा। और इनकी ये जो हरकत है, ये जीनोम के लिए बहुत मायने रखती है। ये जीनोम को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इवोल्यूशन यानी विकास में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ डीएनए के आवारा टुकड़े नहीं है, इनका गहरा असर होता है। और ये मिलते कहाँ हैं? सिर्फ कुछ खास जीवों में? नहीं नहीं, ये लगभग हर जगह है, बैक्टीरिया से लेकर पौधों, जानवरों, इंसानों तक। बल्कि कुछ जीवों में तो इनका बहुत ज्यादा दबदबा है। सोचिए, मकई के जीनोम का करीब 85% हिस्सा इन्हीं तत्वों से बना है। 85%? अरे वाह! हाँ, और हमारे अपने यानी इंसानी जीनोम का भी लगभग आधा हिस्सा इन्हीं से बना है। आधा जीनोम? ये तो चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब हमारे डीएनए का एक बड़ा हिस्सा लगातार हिलने डुलने की क्षमता रखता है। क्या इनके हिलने डुलने के तरीके भी अलग-अलग हैं? हाँ बिल्कुल। मोटे तौर पर दो मुख्य तरीके हैं, या कह सकते हैं दो क्लास हैं। क्लास 1 वाले तत्व, जिन्हें रेट्रोट्रांसपोसोन कहते हैं, वो थोड़ा इनडायरेक्ट रास्ता अपनाते हैं। वो पहले खुद को आरएनए में कॉपी करते हैं, फिर एक खास एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, हाँ सुना है। हाँ, तो उसकी मदद से उस आरएनए से वापस डीएनए बनाते हैं, और फिर ये नया डीएनए जीनोम में कहीं और फिट हो जाता है। मतलब कॉपी थ्रू आरएनए एंड पेस्ट जैसा कुछ। ओके, आरएनए के जरिए कॉपी और पेस्ट। और दूसरी तरफ है क्लास 2 वाले तत्व, या डीएनए ट्रांसपोसोन। ये सीधे डीएनए के तौर पर ही चलते हैं। कुछ तो अपनी पुरानी जगह से खुद को काटते हैं और नई जगह पर चिपका लेते हैं। अच्छा, कट एंड पेस्ट। हाँ, कट एंड पेस्ट। और दूसरे वाले अपनी एक डीएनए कॉपी बनाते हैं और उस कॉपी को कहीं और चिपका देते हैं, जबकि ओरिजिनल अपनी जगह पर ही रहता है। वो हो गया कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, समझा। चलिए सबसे सीधे साधे वाले से शुरू करते हैं। मैंने सुना है बैक्टीरिया में पाए जाने वाले इंसर्शन सीक्वेंस या आईएस तत्व काफी बेसिक होते हैं। हाँ, वो सबसे सरल उदाहरणों में से हैं। आईएस तत्व में ज्यादा कुछ नहीं होता। मुख्य रूप से उनमें सिर्फ एक जीन होता है जो ट्रांसपोजेस नाम का एंजाइम बनाता है। यही एंजाइम पूरी हिलने डुलने की प्रक्रिया को कैटलाइज करता है। और इनके दोनों सिरों पर खास डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, जिन्हें इन्वर्टेड रिपीट्स यानी उल्टे दोहराव कहते हैं। ट्रांसपोजेस एंजाइम इन्हीं को पहचानता है। अच्छा, इन्वर्टेड रिपीट्स को। और जब ये नई जगह पर चिपकते हैं तो क्या वहां के डीएनए में कुछ बदलाव आता है? हाँ, एक दिलचस्प चीज होती है। जब आईएस तत्व डीएनए में किसी टारगेट साइट पर जुड़ता है, तो वो टारगेट साइट का एक छोटा सा हिस्सा डुप्लीकेट हो जाता है। डुप्लीकेट हो जाता है? हाँ, नतीजा ये होता है कि जुड़े हुए तत्व के दोनों तरफ डीएनए का वही छोटा सा सीक्वेंस दोबारा दिखता है। इन्हें डायरेक्ट रिपीट्स यानी सीधे दोहराव कहते हैं। अच्छा, सीधे दोहराव। ओके। हाँ, और इन सीधे दोहरावों की लंबाई जो आम तौर पर 5 से 11 बेस पेयर होती है, और तत्व के सिरों पर मौजूद वो उल्टे दोहराव, ये दोनों मिलकर उस आईएस तत्व की पहचान बन जाते हैं। समझा। तो ये हिलने डुलने के दो मुख्य तरीके हुए, कट एंड पेस्ट और कॉपी एंड पेस्ट। क्या आप इन्हें थोड़ा और खोलेंगे? कट एंड पेस्ट वाले में तो ओरिजिनल जगह खाली हो जाती होगी। बिल्कुल सही। इसे नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन कहते हैं। मतलब कोई रेप्लिकेशन या कॉपी नहीं बन रही। तत्व अपनी पुरानी जगह से पूरी तरह निकल जाता है और नई जगह चला जाता है। पुरानी जगह पर डीएनए में एक तरह का गैप रह जाता है, जिसे सेल को ठीक करना पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल, कोशिका के रिपेयर सिस्टम को उसे ठीक करना पड़ता है।
जैसे इकोलाई बैक्टीरिया का एक ट्रांसपोजॉन है TN10, वो इसी तरह काम करता है। और कॉपी एंड पेस्ट वाला, उसमें तो जैसा आपने कहा तत्व की संख्या बढ़ जाती होगी जीनोम में, अपनी पुरानी जगह पर ही बना रहता है। इस प्रक्रिया में अक्सर एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनता है जिसे कॉइंटिग्रेट कहते हैं। इसमें पुरानी और नई डीएनए लोकेशन अस्थायी रूप से जुड़ जाती हैं और दोनों में तत्व की एक एक कॉपी होती है। अच्छा, कोइंटिग्रेट, हाँ। बाद में एक और एंजाइम रिजोल्वेज इस स्ट्रक्चर को सुलझा देता है। नतीजा, जीनोम में उस तत्व की प्रतियों की संख्या बढ़ जाती है। ये तत्व के फैलने का एक बहुत कारगर तरीका है। तो ये तत्व सिर्फ अपनी जगह नहीं बदल रहे, बल्कि जीनोम के नक्शे को ही बदल सकते हैं। अगर एक ही तत्व की कई कॉपियां जीनोम में हों, तो क्या वे आपस में भी कुछ गड़बड़ कर सकती हैं? निश्चित रूप से। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। कोशिका में एक प्रक्रिया होती है, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। ये डीएनए के एक जैसे दिखने वाले हिस्सों के बीच अदला बदली या रीअरेंजमेंट करवा सकती है। अच्छा। अब सोचिए, अगर जीनोम में एक ही ट्रांसपोजॉन की कई प्रतियां बिखरी हुई हैं, तो उनके बीच ये रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर दो प्रतियां एक ही दिशा में ओरिएंटेड हैं, तो उनके बीच का पूरा डीएनए सेगमेंट डिलीट हो सकता है। इसे कहते हैं विलोपन या डिलीशन। ओह, पूरा हिस्सा गायब? हाँ, और अगर वे प्रतियां उल्टी दिशा में हैं, तो बीच का हिस्सा 180 डिग्री घूम सकता है, पलट सकता है। इसे कहते हैं उल्टाव या इन्वर्जन। ये बड़े पैमाने पर जीनोम को रीअरेंज कर सकता है। इससे जीन खराब भी हो सकते हैं, लेकिन कभी-कभी नए जीन कॉम्बिनेशंस भी बन सकते हैं। विकास के नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो काफी शक्तिशाली हैं। क्या ये सभी तत्व अपने दम पर ये सब कर सकते हैं? मैंने स्वायत्त और गैर स्वायत्त तत्वों के बारे में भी सुना था। ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी अंतर है। स्वायत्त या ऑटोनोमस तत्व वो हैं जिनके पास अपना ट्रांसपोजेज एंजाइम बनाने के लिए फंक्शनल, मतलब सही सलामत जीन होता है। वे अपनी मर्जी से जब चाहें, मतलब जब परिस्थितियां सही हों, हिल-डुल सकते हैं। ठीक है, वो तो खुद मुख्तार हो गए। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ गैर स्वायत्त या नॉन ऑटोनोमस तत्व ऐसे हैं जिनके ट्रांसपोजेज बनाने वाले जीन में कोई खराबी आ गई है, कोई म्यूटेशन हो गया है। अब वे खुद तो एंजाइम नहीं बना सकते, तो फिर वो हिलते कैसे हैं? यहीं पर बात दिलचस्प होती है। अगर उसी कोशिका में कोई संबंधित स्वायत्त तत्व मौजूद है और अपना एंजाइम बना रहा है, तो ये गैर स्वायत्त वाले उस एंजाइम को उधार लेकर हिल-डुल सकते हैं। अरे वाह, ये तो एक तरह का परजीवी रिश्ता हो गया। हाँ, कह सकते हैं। मकई में AC और DS तत्व इसका क्लासिक उदाहरण है। AC स्वायत्त है और DS गैर स्वायत्त। DS असल में AC तत्व ही है जिनमें म्यूटेशन हो गया है। बहुत दिलचस्प। मतलब कुछ तत्व दूसरों के बनाए एंजाइम पर निर्भर हैं, और क्या ये स्वायत्त तत्व हमेशा ही सक्रिय रहते हैं या कभी-कभी छुट्टी पर भी चले जाते हैं? नहीं, हमेशा सक्रिय नहीं रहते। ये एक अच्छा सवाल है। स्वायत्त तत्व अक्सर अवस्था परिवर्तन या चेंजेस ऑफ फेस से गुजरते हैं। मतलब वे सक्रिय और निष्क्रिय अवस्थाओं के बीच स्विच कर सकते हैं। स्विच कर सकते हैं? कैसे? ये स्विच अक्सर एपिजेनेटिक बदलावों से जुड़ा होता है, जैसे डीएनए मेथाइलेशन। ये डीएनए पर एक तरह का केमिकल टैग लगाने जैसा है, जो जीन को ऑफ कर सकता है। जब तत्व का ट्रांसपोसॉन जीन मेथाइलेटेड हो जाता है, तो वो निष्क्रिय हो जाता है और हिलना डुलना बंद कर देता है। ये जीनोम का एक तरीका है इन्हें काबू में रखने का। अच्छा, ये नियंत्रण का एक तरीका है। नियंत्रण की बात आई तो ड्रोसोफिला यानी फल मक्खियों में P तत्वों का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है, हाइब्रिड डिसजेनेसिस। ये क्या भला है? हाँ, वो ट्रांसपोसॉन गतिविधि के रेगुलेशन और उसके बिगड़ने का एक बेहतरीन उदाहरण है। P तत्व एक तरह के डीएनए ट्रांसपोसॉन है। ये ड्रोसोफिला की कुछ वाइल्ड स्ट्रेन, जिन्हें P स्ट्रेन कहते हैं, में मिलते हैं, पर पुरानी लैब स्ट्रेन, जिन्हें M स्ट्रेन कहते हैं, में नहीं मिलते थे। ओके, P और M स्ट्रेन। हाँ, अब अगर आप P स्ट्रेन के नर मक्खी का क्रॉस M स्ट्रेन की मादा मक्खी से कराएं, P मेल M फीमेल, हाँ, तो उनकी जो संतानें होती हैं, उनमें बड़ी गड़बड़ हो जाती है। बहुत सारे म्यूटेशंस होते हैं, क्रोमोसोम टूट जाते हैं, और अक्सर वो संतानें बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहती, मतलब स्टेराइल हो जाती हैं। इसी को हाइब्रिड डिसजेनेसिस कहते हैं। बाप रे, ऐसा क्यों होता है? क्या M मादा के अंडों में कुछ कमी होती है? कमी नहीं, बल्कि M मादा के अंडे के साइटोप्लाज्म में, मतलब कोशिका द्रव्य में, P तत्वों की एक्टिविटी को दबाने वाला कोई दमनकारी या रिप्रेसर मॉलिक्यूल नहीं होता। अच्छा, रिप्रेसर नहीं होता। हाँ, तो जब
पी नर से स्पर्म के जरिए पी तत्व अंडे में आते हैं तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता और वे बेलगाम होकर कूदना शुरू कर देते हैं, खासकर उन कोशिकाओं में जो अगली पीढ़ी बनाएंगी, यानी जर्म लाइन सेल्स में। इससे डीएनए को बहुत नुकसान पहुंचता है। ओ, तो ये अनकंट्रोल्ड ट्रांसपोजिशन है। बिल्कुल। लेकिन अगर क्रॉस उल्टा करें, एम नर और पी मादा, तो सब ठीक रहता है, कोई डिसजेनेसिस नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि पी मादा के अंडे में पहले से ही वो रिप्रेशर अणु मौजूद होते हैं जो पी तत्वों की गतिविधि को शांत रखते हैं, उन्हें कूदने नहीं देते। अच्छा, तो ये रिप्रेसर माँ से आता है, अंडे के जरिए। हाँ, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का उदाहरण है। और एक और खास बात, पी तत्व सिर्फ जर्म लाइन सेल्स यानी जनन कोशिकाओं में ही ठीक से सक्रिय हो पाते हैं, शरीर की बाकी सोमैटिक सेल्स में नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि पी तत्व के आरएनए ट्रांसक्रिप्ट की प्रोसेसिंग, जिसे स्प्लाइसिंग कहते हैं, वो इन दो तरह की कोशिकाओं में अलग अलग होती है। फंक्शनल ट्रांसपोसेस एंजाइम सिर्फ जर्म लाइन सेल्स में ही बनता है। कमाल है, प्रकृति का एक बहुत स्मार्ट तरीका इन्हें कंट्रोल करने का। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करता है कि ये तत्व सिर्फ वहीं सक्रिय हों जहां वे अगली पीढ़ी तक जा सकें। ये तो वाकई कमाल का रेगुलेशन है। चलिए अब थोड़ा गैर बदलते हैं और रेट्रोवायरस की तरफ चलते हैं। ये ट्रांसपोसेबल तत्वों से काफी अलग है ना, क्योंकि इनका जीनोम आरएनए का बना होता है। हाँ, रेट्रोवायरस एक बहुत ही यूनिक ग्रुप है वायरसों का। उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की 2 कॉपियां। लेकिन उनकी लाइफ साइकिल का सबसे अनोखा और जरूरी हिस्सा ये है कि वे मेजबान कोशिका में घुसने के बाद अपने आरएनए को पहले डीएनए में बदलते हैं। आरएनए से डीएनए? हाँ, और फिर उस डीएनए को मेजबान के अपने क्रोमोसोमल डीएनए में परमानेंटली इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। हमेशा के लिए? हाँ, हमेशा के लिए। एचआईवी, जिससे एड्स होता है, वो शायद सबसे ज्यादा जाने जाने वाला रेट्रोवायरस है। आरएनए से डीएनए, ये तो बायोलॉजी के सेंट्रल डॉगमा के खिलाफ जाता है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन, ये उल्टा कैसे होता है? यहीं पर उनका खास हथियार, उनका खास एंजाइम काम आता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हाँ, ये एंजाइम वायरस अपने साथ ही इन्फेक्शन के समय लाता है। ये वायरल आरएनए को टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल करके पहले एक डीएनए कॉपी बनाता है। इससे बनता है एक आरएनए डीएनए हाइब्रिड। फिर ये एंजाइम आरएनए वाले स्ट्रैंड को हटा देता है और डीएनए की दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी बना देता है। नतीजा होता है एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो असल में वायरल आरएनए का डीएनए वर्जन है। वाओ, मतलब आरएनए को डीएनए में बदल दिया। बिल्कुल। इसके बाद एक और वायरल एंजाइम है, इंटीग्रेज। ये इस नए बने वायरल डीएनए को लेता है और मेजबान कोशिका के क्रोमोसोम में कहीं भी रैंडमली चिपका देता है या इंटीग्रेट कर देता है। कहीं भी? हाँ, ज्यादातर रैंडमली। एक बार जुड़ने के बाद ये वायरल डीएनए प्रोवायरस कहलाता है और मेजबान के जीनोम का एक परमानेंट हिस्सा बन जाता है। प्रोवायरस। हाँ, अब जब भी मेजबान कोशिका अपनी जीन को एक्सप्रेस करती है, मतलब उनसे आरएनए और प्रोटीन बनाती है, वो अनजाने में इस प्रोवायरस को भी एक्सप्रेस कर देती है। इससे नए वायरल आरएनए और वायरल प्रोटीन बनते हैं, जो फिर असेंबल होकर नए वायरस कण बनाते हैं। और ये नए वायरस फिर कोशिका से निकलकर दूसरी कोशिकाओं पर हमला करने चले जाते हैं। तो ये प्रोवायरस ही है जो इन्फेक्शन को परमानेंट बनाता है। इसके अंदर कौन से मुख्य जीन होते हैं जो ये सब करवाते हैं? एक जो टिपिकल रेट्रोवायरस होता है, उसमें आमतौर पर 3 मुख्य जीन होते हैं। एक है गैग। गैग? हाँ, GAG। ये वायरस के कोर स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाता है, जो अंदरूनी ढांचा बनाते हैं। दूसरा है पॉल, POL। ये पोलीप्रोटीन बनाता है, जिससे जरूरी एंजाइम कट कर निकलते हैं, जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज। अच्छा, पॉल में एंजाइम छुपे होते हैं। बिल्कुल। और तीसरा है NV, ENV। ये वायरस के बाहरी लिफाफे यानी एनवेलप के प्रोटीन बनाता है। इन्हीं प्रोटीन की मदद से वायरस मेजबान कोशिका की सतह को पहचानता है और उसमें घुस पाता है। गैग, पॉली, एनव, ये 3 मुख्य हो गए। हाँ, ये क्लासिक रेट्रोवायरल जीनोम है। ये जीन अक्सर एक बड़े पॉलीप्रोटीन के रूप में बनते हैं, जिन्हें बाद में वायरल प्रोटीएज, जो अक्सर पॉल जीन से ही बनता है, काट कर फंक्शनल यूनिट्स में बदलता है। मैंने इन प्रोवायरस के सिरों पर LTRs के बारे में भी सुना है। ये क्या चीज़ है? हाँ, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स। ये डीएनए के लंबे एक जैसे सीक्वेंसेस होते हैं। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के दौरान ही बनते हैं और प्रोवायरस डीएनए के दोनों सिरों पर पाए जाते हैं। अच्छा, ये बनते हैं उस प्रक्रिया में? हाँ, और ये बहुत ज़रूरी हैं। इनमें वो रेगुलेटरी सिग्नल्स होते हैं जिनकी मदद से इंटीग्रेज एंजाइम वायरल डीएनए को मेजबान जीनोम में सही से जोड़ पाता है। और बाद में मेजबान कोशिका की ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी इन्हीं LTRs में मौजूद प्रमोटर और एनहांसर सीक्वेंसेस को पहचानकर वायरल जीनोम का ट्रांसक्रिप्शन शुरू करती है, मतलब
उनसे आरएनए बनवाती है। तो ये इंटीग्रेशन और एक्सप्रेशन दोनों के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो रेट्रोवायरसेस बाहर से आकर अपना डीएनए हमारे जीनोम में डाल देते हैं। क्या हमारे जीनोम के अंदर भी ऐसे तत्व हैं जो इसी रेट्रोवायरस वाली स्टाइल में यानी आरएनए के जरिए अपनी जगह बदलते हैं? बिल्कुल, यही तो क्लास 1 के ट्रांसपोजेबल तत्व हैं, जिन्हें हमने शुरू में रेट्रो ट्रांसपोजॉन कहा था। हाँ, रेट्रो ट्रांसपोजॉन। हाँ, ये जीनोम के अंदर ही रहते हैं, एक जगह से ट्रांसक्राइब होकर आरएनए बनाते हैं, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो वे अक्सर खुद बनाते हैं, उस आरएनए से डीएनए बनाता है और फिर वो डीएनए जीनोम में कहीं और इंटीग्रेट हो जाता है। ये रेट्रोवायरस जैसे ही हैं, बस आमतौर पर इन्फेक्शन फैलाने वाले वायरस पार्टिकल नहीं बनाते और कोशिका के बाहर नहीं जा पाते। ये जीनोम के अंदर ही अपनी साइकिल चलाते रहते हैं। तो ये हमारे जीनोम के अपने अंदरूनी रेट्रोवायरस जैसे हो गए? एक तरह से कह सकते हैं, हाँ। इनको भी 2 मुख्य समूहों में बांटा जा सकता है। एक जिनके सिरों पर रेट्रोवायरस जैसे एलटीआर्स होते हैं, एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स, और दूसरे जिनमें एलटीआर्स नहीं होते, नॉन एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजॉन। तो एलटीआर वाले तो लगभग रेट्रोवायरस के घरेलू संस्करण हो गए। उनकी बनावट भी वैसी ही होती होगी काफी हद तक, जैसे यीस्ट यानी खमीर में पाए जाने वाले टाई तत्व। उनकी बनावट और काम करने का तरीका रेट्रोवायरस से बहुत मिलता जुलता है। उनमें एलटीआर्स होते हैं, गैग और पोल जैसे जीन भी होते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज जैसे प्रोटीन बनाते हैं। बस उनमें आमतौर पर एनवी जीन नहीं होता, क्योंकि उन्हें कोशिका से बाहर नहीं जाना होता। अच्छा, एनवी नहीं होता। हाँ, वे कोशिका के अंदर ही वायरस जैसे कण, जिन्हें वीएलपीज या वायरस लाइक पार्टिकल्स करते हैं, बना सकते हैं, और उन्हीं कणों के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। और ये नॉन एलटीआर वाले, क्या ये ज्यादा आम है? हाँ, खासकर इंसानों जैसे स्तनधारी जीवों के जीनोम में नॉन एलटीआर वाले रेट्रो ट्रांसपोजॉन का बोलबाला है। ये बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। इनमें 2 मुख्य प्रकार हैं, LINS लाइन्स और SINS साइंस। LINS मतलब लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स और साइन मतलब शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स। लाइंस और साइंस। हाँ, ओके। लाइन्स लंबे होते हैं, करीब 6-7 हजार बेस पेयर तक, और ये स्वायत्त होते हैं, मतलब ऑटोनोमस। वे अपने हिलने डुलने के लिए जरूरी एंजाइम जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और एक एंडोन्यूक्लियस खुद बना सकते हैं। मतलब लाइंस खुद चल सकते हैं? हाँ, इंसानी जीनोम में सबसे आम है L1 या L1। यकीन मानिए, हमारे जीनोम का लगभग 17 से 21% हिस्सा इन्हीं L1 तत्वों और उनकी टूटी फूटी प्रतियों से भरा पड़ा है। 17 से 21%? हाँ। बहुत ज्यादा है ये तो। हाँ, ज्यादातर प्रतियां म्यूटेशन की वजह से अब निष्क्रिय हो चुकी हैं, पर कुछ अभी भी सक्रिय हैं और नई जगह कूद सकती हैं। L1 का एंडोन्यूक्लियस डीएनए में कट लगाता है और फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज LRNA से डीएनए बनाकर उसी कट वाली जगह पर चिपका देता है। समझ गया। और साइंस, ये छोटे होते हैं? हाँ, साइंस काफी छोटे होते हैं, कुछ 100 बेस पेयर के ही। और जैसा हमने पहले स्वायत्त और गैर स्वायत्त की बात की थी, साइंस गैर स्वायत्त होते हैं, नॉन ऑटोनोमस। अच्छा, तो ये खुद नहीं चल सकते? नहीं, इंसानी जीनोम में आलू तत्व साइंस का सबसे बड़ा उदाहरण है। करीब 10 से 15 लाख प्रतियां हैं आलू की हमारे जीनोम में। 10 से 15 लाख? हाँ, ये जीनोम का लगभग 11 से 15% हिस्सा बनाते हैं। उनके पास अपने एंजाइम बनाने की क्षमता नहीं होती। वे हिलने डुलने के लिए लाइंस, खासकर L1 के बनाए एंजाइमों पर पूरी तरह निर्भर करते हैं। तो आलू तत्व L1 के एंजाइमों को हाईजैक कर लेते हैं? बिल्कुल, एक तरह से यही होता है। माना जाता है कि एलो तत्व कोशिका के एक छोटे से आरएनए, जिसे 7SL RNA कहते हैं, उसी से इवॉल्व हुए हैं। तो अगर हम LTR वाले, लाइंस और साइंस, इन सबको जोड़ दें तो ये हमारे जीनोम का कितना बड़ा हिस्सा बन जाता है? ये तो बहुत ज्यादा लग रहा है। ये वाकई हैरान करने वाला है। अगर आप इन सभी रेट्रो एलिमेंट्स को मिला दें, LTR वाले, लाइंस, साइंस, तो ये हमारे जीनोम का करीब 40% से 50% तक पहुंच जाता है। आधा जीनोम? हाँ, लगभग आधा जीनोम इन मोबाइल तत्वों और उनके अवशेषों से बना है। ये दिखाता है कि हमारा जीनोम कितना डायनामिक है, कितना बदलता रहा है, और इन तत्वों ने उसे आकार देने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि जैसा मैंने कहा, ज्यादातर प्रतियां अब शांत पड़ चुकी हैं, म्यूटेट हो चुकी हैं, लेकिन जो सक्रिय हैं वे कभी-कभी नई जगह कूदकर जीन को खराब कर सकते हैं, बीमारियां भी पैदा कर सकते हैं। पर दूसरी तरफ लंबे समय में देखें तो वे जीनोम में विविधता लाने और विकास के लिए नया जेनेटिक मटेरियल बनाने में भी मदद करते हैं। तो चलिए इस पूरी काफी गहरी चर्चा को समेटते हैं।
हमने देखा कि ट्रांसपोजेबल तत्व और रेट्रोवायरस ये जीनोम के अंदरूनी या बाहरी ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्थिरता पसंद नहीं करते। वे कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट और आरएनए से डीएनए बनाने वाले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जैसे अलग-अलग बड़े अनोखे तरीकों से जीनोम में घूमते रहते हैं। बिल्कुल, और उनका असर सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, वो बहुत गहरा है। वे जीनोम की संरचना बदल सकते हैं, जीन के काम करने के तरीके पर मतलब जीन एक्सप्रेशन पर असर डाल सकते हैं और विकास की गाड़ी को कह सकते हैं धक्का दे सकते हैं। हमने ड्रोसोफिला में हाइब्रिड डिसजेनेसिस का वो नाटकीय उदाहरण देखा कि कैसे अनियंत्रित गतिविधि खतरनाक हो सकती है, और ये भी समझा कि मानव जैसे जटिल जीनोम का इतना बड़ा हिस्सा, लगभग आधा, इन्हीं तत्वों और उनके इतिहास की देन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीनोम कोई पत्थर की लकीर नहीं है जैसा हम शायद स्कूल में सोचते थे, बल्कि एक बहती नदी जैसा है जिससे ये अंदरूनी तत्व लगातार बदल रहे हैं और कभी-कभी रेट्रोवायरस जैसे बाहरी तत्व भी आकर उसमें अपनी छाप छोड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जीनोम की एक अविश्वसनीय गतिशीलता और लचीलेपन को दिखाता है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन इतना जटिल कैसे बना। शायद इन जीनोमिक परजीवियों या कहें विकास के औजारों के साथ लगातार चलते संघर्ष और समझौते से ही। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब ये तत्व इतने ज्यादा हैं, हमारे जीनोम का इतना बड़ा हिस्सा बनाते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, जीन खराब कर सकते हैं, क्रोमोसोम तोड़ सकते हैं, तो हमारी कोशिकाएं इन्हें काबू में कैसे रखती हैं? हमने कुछ तरीकों का जिक्र किया, जैसे पी तत्वों का वो रेप्रेसर या डीएनए मेथाइलेशन, पर क्या और भी रक्षा प्रणालियां हैं, शायद आरएनए इंटरफेरेंस जैसी? और तब क्या होता है जब ये नियंत्रण बिगड़ जाता है, जैसा हाइब्रिड डिसजेनेसिस में हुआ, या शायद कैंसर जैसी बीमारियों में भी इनका कोई रोल होता है? सोचने के लिए काफी कुछ है। आज इस दिलचस्प और काफी गहरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।